तो जैसा अभी हम एग्जांपल देख रहे थे, स्वैप टू नंबर्स, बट ये जो नंबर अवेलेबल है ये है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स की अगर बात करें तो हमने एक नया डेटा टाइप क्रिएट कर दिया स्ट्रक्चर की हेल्प से, स्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स। एक नया डेटा टाइप जिसके मेंबर अवेलेबल है रियल और इमेजिनरी इंटीजर टाइप के। हम स्वैप करना चाह रहे हैं तो मेन फंक्शन में पहले इन दोनों को रीड किया C1 और C2 के अंदर, और जैसे इन दोनों को रीड कर लिया, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे ही रीड कर लिया उसके बाद स्वैप फंक्शन कॉल किया, जहां पे कॉल बाय एड्रेस अप्रोच काम में ली, जिसे आप सी प्रोग्रामिंग में कॉल बाय रेफरेंस भी कह सकते हैं। जहां एड्रेस भेजा C1 का और C2 का, एड्रेस रिसीव करने के लिए पॉइंटर दिए। इंटीजर टाइप का एड्रेस भेजा तो इंटीजर पॉइंटर होता, फ्लोट टाइप का एड्रेस भेजा होता तो फ्लोट पॉइंटर। हमने एड्रेस भेजा है स्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स टाइप का, भले उसमें मेंबर 2 है चाहे 15 है, कितने भी मेंबर्स होते हैं, किसी भी टाइप के मेंबर्स होते हैं, बट ओवरऑल वो फाइनली ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का एड्रेस भेजा है हमने। तो C1 ऑब्जेक्ट है स्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स टाइप का, तो पॉइंटर भी दिया स्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स टाइप का। सिमिलरली C2 के लिए क्यू पॉइंटर दिया स्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स टाइप का। और पॉइंटर चाहे किसी भी टाइप के, उन्हें मेमोरी सेम साइज की मिलती है। इंटीजर टाइप का पॉइंटर एड्रेस रखेगा किसी इंटीजर वेरिएबल का, फ्लोट टाइप का पॉइंटर किसी फ्लोट वेरिएबल का, स्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स टाइप का जो पॉइंटर है वो एड्रेस रखेगा किसी स्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स टाइप के ऑब्जेक्ट का। पर जो एड्रेस रखने के लिए जगह है, एड्रेस तो एक बाइट का नंबर है कि कौन सी बाइट से वो स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए साइज सेम रहता है इंटीजर पॉइंटर का, फ्लोट पॉइंटर का, कैरेक्टर पॉइंटर का। स्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, किसी भी टाइप के पॉइंटर का साइज सेम रहेगा। टर्बो सी जैसे कंपाइलर पर पॉइंटर का साइज 2 बाइट्स, डेव सी जैसे कंपाइलर पर यहाँ पे 4 बाइट का पॉइंटर अवेलेबल हुआ। जिसके पास एड्रेस पहुंचा है, सारे मेंबर्स नहीं पहुंचे। पी के पास एड्रेस पहुंचा है C1 का, और पी का जब डी रेफरेंस कर रहे हैं हम यहाँ पे, तब ये रेफर किसे कर रहा है, C1 की मेमोरी को। और पूरे C1 को कॉपी करना है हमें किसी टेम्परेरी कंटेनर में। तो C1 जिस टाइप का है उसी टाइप में असाइन कर सकते हैं। C1 था स्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स टाइप का, इसीलिए T को भी लिया हमने स्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स टाइप का। तो पूरे C1 को हमने असाइन करवा दिया T में, फिर C1 के अंदर असाइन कर दिया हमने C2, वही डी रेफरेंस वाली अप्रोच से C1 के अंदर असाइन कर दिया C2, और फिर C2 के अंदर असाइन कर दिया हमने T। होपफुली ये आपको आइडिया लग रहा होगा ये कैसे किया गया है। ये T इक्वल C1 की तरह है, ये अप्रोच है C1 इक्वल C2 की तरह, और ये जो अप्रोच है ये है C2 इक्वल T। बस C1 C2 यहाँ डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है आइडेंटिफायर्स इस फंक्शन के अंदर, बट उनका एड्रेस रखने वाले पॉइंटर अवेलेबल है, उनकी हेल्प से ये काम हो रहा है। फाइनली कुछ भी रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअल C1 C2 में अगर चेंजेस हो गए तो डायरेक्टली हम उस रिजल्ट को देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, रियल वैल्यू दे दी सपोज 10 एंड इमेजिनरी 20, यहाँ रियल दे दिया 30 एंड इमेजिनरी 40। फाइनली हमारे पास जो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर था जिसमें हमने 30 एंड 40 दिया था, वो डेटा चला गया फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के पास। जब हम C1 का डेटा प्रिंट कर रहे हैं तो कुछ ऐसा आ रहा है, C2 का इस तरीके से। चाहे तो हम यहाँ पे गिवन डेटा एंड आफ्टर स्वैपिंग इस तरीके का हम प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे ही हम इस फंक्शन को कॉल करना चाह रहे हैं उससे पहले तो हमने दिया जैसे मैसेज गिवन डेटा, जब फंक्शन कॉल करने वाले थे स्वैप का उससे पहले हमने ये डेटा प्रिंट करवा दिया, और जैसे स्वैप का फंक्शन कॉल हो गया उसके बाद हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं से रिजल्ट एंड डेटा। इस तरीके से दे दिया। इस प्रोग्राम को कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, नंबर दे रहे हैं अगर हम फिर से वही 10 20 एंड 30 40। तो ये हमारा एक्चुअल डेटा जो गिवन डेटा था वो तो ऐसा था, और स्वैप होने के बाद रिजल्टेंट डेटा कुछ इस तरीके का आ रहा है। इंटरचेंज होने के बाद पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमने बदल दिए। होपफुली ये आपको आइडिया लगा होगा। और इसी में एक चीज और हम यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना चाहेंगे कि अगर बाई चांस अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम पूरे ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में स्वैप नहीं कर रहे होते, किसी भी रीजन से XYZ कोई भी रीजन आपके सोचने में उस वक्त ऐसा आया कि आप पहले रियल की स्वैपिंग करना चाह रहे हो,
फिर इमेजिनरी की स्वैपिंग करना चाह रहे हो तो कैसे कर रहे होते उसे समझना। जैसे एक इंटीजर वेरिएबल लिया होता है सपोज टी, और टी की हेल्प से हम क्या कर रहे होते हैं वो समझें। टी के अंदर रखते हैं C1 का रियल, C1 के रियल में रख देते हैं हम क्या चीज, C2 का रियल। पहले रियल को इंटरचेंज कर रहे हैं केवल, C2 के रियल में करते टी का रियल, नहीं टी तो एक इंटीजर लिया है उसे डायरेक्टली प्रोवाइड कर देते हैं। एक बार समझे, C1 का रियल रखा टी में, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके पास दो ए और बी नेम के वेरिएबल थे, आप उन्हें स्वैप करना चाह रहे हो तो टी इक्वल ए इक्वल बी एंड फाइनली बी इक्वल टी। कुछ वैसा ही ए और बी की जगह क्या है, C1 का रियल और C2 का रियल, उन्हें इंटरचेंज करना है हमें। तो केवल अगर रियल वैल्यू हमें इंटरचेंज करनी होती तो यहाँ C1 डॉट रियल चाहिए होता। पॉइंटर वाली अप्रोच में अगर हम इसे कहें तो क्या चाहिए हमें वो समझना। यहाँ पे हमें चाहिए डी रेफरेंस ऑफ पी से जो ऑब्जेक्ट मिल रहा है उसका रियल। सिमिलरली डी रेफरेंस ऑफ पी से जो ऑब्जेक्ट मिला उसके रियल में असाइन करना चाहते हैं डी रेफरेंस ऑफ क्यू से जो हमें ऑब्जेक्ट मिला उसका रियल। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें तो डी रेफरेंस क्यू से जो हमें C2 ऑब्जेक्ट मिल रहा है उसके रियल में असाइन कर देंगे हम टी को। आप इसे आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फाइनली किसे हमने इंटरचेंज किया, रियल और इमेजिनरी दोनों को नहीं, केवल दोनों के रियल पार्ट को हमने इंटरचेंज कर दिया, दोनों ऑब्जेक्ट्स के रियल पार्ट को। इमेजिनरी पार्ट एज इट इज अवेलेबल। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हम अगर कर रहे हैं कंपाइल, करते हैं, यहाँ पे वैल्यू दी सपोज 10, 20 एंड 30 एंड 40। तो इस केस में इंटरचेंज किसे कर रहे हैं, 10 और 30 को इंटरचेंज कर रहे हैं, 20 और 40 तो एज इट इज रहेंगे। 20 और 40 अभी भी एज इट इज है, बस 10, 30 हमने इंटरचेंज कर दिए, रियल वैल्यूज इंटरचेंज कर दिए। एक्चुअली में इस तरीके का हमें रिक्वायर्ड था या नहीं, अभी हम इसकी जानबूझ के बात करना चाहते थे कि कभी अगर हमें पॉइंटर की हेल्प से पहले पहुंचना है ऑब्जेक्ट पे, और फिर जिस ऑब्जेक्ट पे पहुंचे हैं हमें उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के मेंबर को अगर काम में लेना है तो कैसे काम में लिया जाएगा वो हम देख रहे हैं। अगर हम पॉइंटर के पास एड्रेस है ऑब्जेक्ट का, मतलब एक तरीके से पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट, तो पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट की हेल्प से ऑब्जेक्ट के मेंबर को काम में लेने का तरीका कैसा रहेगा वो देखना चाह रहे हैं। तो एक बार थोड़ा ध्यान दिलाते हैं, ऑब्जेक्ट की हेल्प से मेंबर कैसे काम में लेते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर। हमें अगर पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, एक ऐसा पॉइंटर अवेलेबल है जिसके पास एड्रेस किसी ऑब्जेक्ट का है, उस ऑब्जेक्ट के मेंबर को अगर काम में लेना है तो उसका तरीका क्या रहेगा, डी रेफरेंस ऑफ पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट, जो भी पॉइंटर था उसका डी रेफरेंस डॉट मेंबर। अगर डायरेक्टली काम में लेना है तो कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर, पॉइंटर की हेल्प से अगर मेंबर काम में लेना है, पॉइंटर के पास तो ऑब्जेक्ट का एड्रेस है तो पहले करेंगे डी रेफरेंस जिससे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करे, और उस ऑब्जेक्ट का मेंबर हम काम में लेंगे। ध्यान रखने की चीज इस पर्टिकुलर सिंटेक्स में, ब्रैकेट अगर नहीं दिया होता, ब्रैकेट नहीं देने पे क्या होता है वो आप जानते ही हैं पहले से ही, कि अगर हमने ऐसा कुछ दे रखा था सपोज a प्लस बी एंड यहाँ मल्टीप्लाई c दे रखा था, अगर ब्रैकेट नहीं दिया तो क्या काम करेगा आप जानते हैं, क्या करेगा, ये प्रेसिडेंस अगर बाद वाले ऑपरेटर की हायर है तो पहले इन्हें एसोसिएट कर देगा और प्लस होगा बाद में। बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पे डी रेफरेंस और डॉट में प्रेसिडेंस हायर है डॉट ऑपरेटर की, डॉट ऑपरेटर हाईएस्ट प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर्स की कैटेगरी में से एक है, जबकि डी रेफरेंस यूनरी ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस का जो हाईएस्ट से लोअर लेवल की है। तो डी रेफरेंस और डॉट में प्रेसिडेंस हायर होती है डॉट की, और अगर हमने ब्रैकेट नहीं दिए तो पहले ये कंसीडर होगा और फिर डी रेफरेंस करेगा, और एरर शो कर देगा रीजन
पॉइंटर का मेंबर काम में लेना चाह रहे हो, जबकि पॉइंटर का तो मेंबर होता ही नहीं है। पॉइंटर के पास जिसका एड्रेस है उस ऑब्जेक्ट का मेंबर है, पॉइंटर का मेंबर है ही नहीं, तो एरर शो कर देगा अगर हम ये ब्रैकेट देने भूल गए तो हम यहाँ जो अभी प्रोवाइड कर रहे थे इसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एक बार हमने बस कॉपी कर दिया, या इस पूरे को ही एक बार हमने यहाँ कॉपी कर दिया से। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो कुछ ऐसी कि हम अगर जल्दी जल्दी में कभी ऐसे ब्रैकेट देना भूल गए तो इस केस में ये क्या करेगा, हमें एरर शो कर देगा। एरर क्या, रिक्वेस्ट फॉर मेंबर रियल इन समथिंग नॉट अ स्ट्रक्चर और यूनियन, कि ये जो रियल काम में लेना चाह रहे हैं, ये जिसके साथ काम में लेना चाह रहे हैं वो स्ट्रक्चर नहीं है। पी डॉट रियल, पी क्या है, स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब वो एक्चुअली में एक ऑब्जेक्ट नहीं है, स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने वाला नहीं है। पी उसका पॉइंटर है, और पी डॉट रियल वर्क नहीं कर सकता और बाद में डी रेफरेंस करना चाह रहे हैं, जबकि हमें बताना था क्या, कि पहले डी रेफरेंस करो फिर मेंबर एक्सेस करो। और इसी पर्टिकुलर अप्रोच के लिए, जैसा आप जानते ही हैं कि कहीं पे अगर आपने दिया हो, अगर a प्लस इक्वल बी, तो उसका सिमेंटिक सिमिलर होता है a इक्वल a प्लस बी के। तो जहां a प्लस बी को a में असाइन करना है, वहां पे आप a प्लस इक्वल बी काम में ले सकते हैं, दोनों सही है, दोनों सिमिलर वर्क करते हैं। ये स्लो रहता है, ये फास्ट कंसीडर होता है, क्योंकि इसमें दो ऑपरेटर काम में आ रहे हैं, जबकि इसमें एक ही ऑपरेटर काम में आ रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पे हम जो अब बात कर रहे हैं वो क्या, कि जब आपको डी रेफरेंस करके मेंबर को काम में लेना है, उसके लिए आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं वो समझें। आप जब डी रेफरेंस करके मेंबर काम में लेना चाहते हैं तो उसके लिए डॉट की जगह पे डायरेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं हम ये ऑपरेटर। ये जो ऑपरेटर है एरो सिंबल से, जिसे हम देख सकते हैं, टाइप करने के लिए माइनस और ग्रेटर देन वाला सिंबल हमें टाइप करना पड़ा, हाइफन और वो एंगुलर ब्रैकेट क्लोजिंग वाला, वो हमने प्रोवाइड किया इस तरीके से। तो ये है वही चीज, सेम चीज है, ऑब्जेक्ट की हेल्प से डायरेक्ट मेंबर काम में लेते हैं, या ऑब्जेक्ट का एड्रेस जिस पॉइंटर के पास है उसका डी रेफरेंस करके फिर मेंबर काम में लेते हैं, या उस पॉइंटर के साथ ये एरो सिंबल काम में लेते हुए मेंबर काम में लेते हैं। ये अगर समझने के लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जैसे प्लस और असाइनमेंट दो ऑपरेटर काम में आ रहे थे लाइन नंबर 7 पे, और प्लस इक्वल एक ऑपरेटर है लाइन नंबर 8 पे। उसी तरीके से लाइन नंबर 7 पे डी रेफरेंस और डॉट दो ऑपरेटर काम में आ रहे थे, जबकि एरो एक ही ऑपरेटर अवेलेबल है। तो फास्ट कौन सा होगा, लाइन नंबर 8 वाला फास्ट है, लाइन नंबर 7 वाला स्लो है। तो बेटर अप्रोच कौन सी रहेगी, लाइन नंबर 8 वाली। कुछ वैसे ही जैसे हमने बहुत सी चीजों में अब देख लिया है अब तक, तो जैसे होपफुली आपको ध्यान होगा, कोई एरे अगर आपके पास, उसका आप कोई एलिमेंट काम में लेना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से देते थे, डी रेफरेंस ऑफ एरे प्लस और वो एलिमेंट इंडेक्स आई, या उसकी जगह पे एरे और सब्सक्रिप्ट में आई। बेटर कौन सा है, लाइन नंबर 8 वाला। सिमिलरली अगर आपको पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट की हेल्प से मेंबर काम में लेना है तो उस केस में बेटर अप्रोच रहेगी ये एरो ऑपरेटर, जिसे हम बोलने के लिए क्या कहेंगे वो एक बार समझें। तो हम अगर डॉट ऑपरेटर की बात करें तो डॉट को कहा जाता है डायरेक्ट एक्सेस ऑपरेटर, डायरेक्ट एक्सेसिंग ऑपरेटर। ये एरो जो है इसे कहा जाता है इनडायरेक्ट एक्सेसिंग ऑपरेटर। डायरेक्ट एक्सेसिंग का मतलब बहुत सिंपल सा है, कि जिससे मतलब डॉट के लेफ्ट साइड में जो है उसी का मेंबर राइट साइड वाला जो नाम दिया हुआ है वो मेंबर का नेम है, वो काम में लेना है। लेफ्ट साइड में वो है जिसका मेंबर चाहिए, डायरेक्टली मेंबर चाहिए उसी ऑब्जेक्ट का ही।
जबकि इनडायरेक्ट एक्सिस का मतलब क्या है, लेफ्ट साइड में वो खुद नहीं है, उसका एड्रेस रखने वाला पॉइंटर है। तो पॉइंटर की हेल्प से ऑब्जेक्ट पे जाके फिर मेंबर काम में ले रहे हैं, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सेसिंग ऑपरेटर, जबकि ये था डायरेक्ट एक्सेसिंग ऑपरेटर। तो ऑब्जेक्ट पे ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर, जबकि पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट के साथ पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट एरो मेंबर, जो एक्चुअली में क्या है, पहले डी रेफरेंस कर रहे हैं फिर डॉट अप्लाई कर रहे हैं। और इस चीज को अगर आप थोड़ा सा आइडिया लग चुका है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी कि हमें पी का रियल चाहिए, तो पी एरो रियल, पी का रियल मतलब पी तो पॉइंटर है, पी के पास जिसका एड्रेस उसका रियल चाहिए, तो पी एरो रियल। क्यू के पास जिसका एड्रेस उसका रियल चाहिए, तो क्यू एरो रियल। सिमिलरली यहाँ क्यू एरो रियल फिर से हम काम में ले रहे हैं, जिसमें सेंड कर दिया हमने, हम वही कर रहे हैं अभी थोड़ी देर पहले जो हमने एग्जांपल देखा, कुछ वैसे ही कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, वैल्यू अगर देना 10 20 एंड 30 40, तो केवल रियल वैल्यूज इंटरचेंज किया हमने, इमेजिनरी वाला डेटा नहीं किया। कुछ इस तरीके से रिजल्टेंट वैल्यू आ रही है। 10 और 30 रिप्लेस हो गए, 20 एंड 40 एज इट इज अवेलेबल। बाई चांस अगर आपको इसी इंटीजर वेरिएबल वाली अप्रोच के साथ काम करना होता है यहाँ पे कि आप इन्हें इंटरचेंज करना चाह रहे हो कंप्लीट ऑब्जेक्ट को, पहले रियल का इंटरचेंज परफॉर्म कर दिया, उसके बाद इमेजिनरी का परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल, पहले रियल के लिए वो टी स्टोर करवा दिया था, अब इमेजिनरी के लिए टी में स्टोर करा दिया पी का इमेजिनरी, पी के बाद जिसका एड्रेस है उसका इमेजिनरी, फिर इमेजिनरी चेंज किया, फिर क्यू के इमेजिनरी में वो टी वाला स्टोर कर दिया। तो कुछ इस तरीके से प्रोवाइड किया जा सकता है, और फाइनली इस बार पूरा ऑब्जेक्ट ही स्वैप करवा लिया, रियल भी और इमेजिनरी भी, मेंबर बाय मेंबर अप्रोच से। हमने दिया 10 20 एंड 30 एंड 40, कुछ ऐसा डेटा आ रहा है। बट अगर पूरा ऑब्जेक्ट ही स्वैप करना था तो अप्रोच पहले वाली बेटर है, बस ये ऑपरेटर का आइडिया रहे उसके लिए हमने ये एग्जांपल देखा है। ये ऑपरेटर हो सकता है सी प्रोग्रामिंग में अभी हमें इतना ज्यादा यूजफुल नहीं लगा, बट सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग जैसी लैंग्वेज में, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में, हो सकता है ये कहीं पे काम में आता हुआ दिखाई दे। तो उसका थोड़ा आइडिया सी प्रोग्रामिंग में ये क्या काम करता है वो बताया है। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जब आप सीखेंगे आपको थोड़ा सा हेल्प मिल सके, थोड़ी सी इसके इससे हेल्प मिलेगी। बाकी स्वैप करना होता है टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, तो इजीली हम इस तरीके से कर सकते थे। बाई चांस अगर केवल रियल वैल्यू इंटरचेंज करनी होती तो कुछ इस तरीके से करते हैं, जिसमें ये पोर्शन नहीं देते। ओके, तो यहां तक की बात होपफुली आप सभी को क्लियर होगी। तो अभी हमने जो बात की थी वो पूरी बात की हमने स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर का आप एरे भी क्रिएट कर सकते हैं, पॉइंटर भी क्रिएट कर सकते हैं, फंक्शन में भी काम में ले सकते हैं। और वो टास्क जो आप नॉर्मल डेटा टाइप पे करते थे वो सारे आप स्ट्रक्चर से बनाए हुए नए डेटा टाइप पे भी कर सकते हैं। बस हम उससे जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उस पे ऑपरेटर्स जैसे नॉर्मल वेरिएबल पे अप्लाई होते थे उस तरीके से सारे ऑपरेटर अप्लाई नहीं होते। केवल असाइनमेंट ऐसा है जो सेम टाइप के ऑब्जेक्ट को सेम टाइप में असाइन कर सकते। बाकी डॉट ऑपरेटर है जो नॉर्मल वेरिएबल पे काम में नहीं लेते थे, ऑब्जेक्ट के साथ काम में ले रहे हैं उसके मेंबर को स्पेसिफाई करने के लिए। और मेंबर फाइनली जैसे ही प्रिमिटिव डेटा टाइप पे पहुंचते हैं तो बिल्कुल वैसे ही काम में ले सकते हैं जैसे नॉर्मल उस प्रिमिटिव डेटा टाइप पे किसी वेरिएबल को काम में ले रहे हो। जैसे यहाँ पे पी एरो रियल एक इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, पी के पास जिसका एड्रेस है उस ऑब्जेक्ट के अंदर रियल जो है वो तो इंटीजर है, तो एक इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस इंटीजर वैल्यू पे आप प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन कुछ भी कर सकते हो, जो आप जानते हो वैसे ही काम में ले सकते हैं। एंड जैसा अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा था स्ट्रक्चर का, कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट एक और अवेलेबल है, वो है यूनियन। तो एक बार हम एक छोटा सा एग्जांपल क्रिएट कर रहे हैं जहां हम स्ट्रक्चर और यूनियन में डिफरेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि यूनियन
ज्यादा यूजफुल कॉन्सेप्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ उनमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर और यूनियन में डिफरेंस। तो एक बार बस यहाँ समझने के लिए हम एक स्ट्रक्चर जैसे पहले प्रोवाइड कर रहे हैं। स्ट्रक्चर का नाम सपोज दे दिया ए, जिसमें हमने कुछ मेंबर्स प्रोवाइड कर दिए। सपोज ये मेंबर्स दे दिए से एक्स, ये दे दिया हमने उसे वाई, एंड ये प्रोवाइड कर दिया हमने से जेड। इस केस में ये जो नया डेटा टाइप है, इस टाइप का कभी अगर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जैसे स्ट्रक्ट ए टाइप का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया सपोज ए1, तो ए1 का साइज कितना होगा? अगर हम printf और %u अनसाइंड इंटीजर वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं, साइज तो नेगेटिव तो होता ही नहीं है किसी का भी, साइज है तो कुछ बाइट्स तो होंगे ही। यहाँ पे अगर हम साइज ऑफ की हेल्प से प्रोवाइड कर रहे हैं ए1 का साइज, तो वो देखते हैं कि वो साइज क्या आ रहा है। हाँ, इस तरीके से हमने जब प्रोवाइड कर रखा है, कंपाइल किया, यहाँ जब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ध्यान से देखें, एक्स इंटीजर टाइप का जो डेव सी पे है 4 बाइट्स का, वाई कैरेक्टर टाइप का है, एक कैरेक्टर होता तो 1 बाइट मिलते, लेकिन टोटल 20 कैरेक्टर्स हैं तो 20 बाइट्स की मेमोरी मिल गई। और जेड फ्लोट टाइप का है तो इसे 4 बाइट्स की मेमोरी मिल रही है। स्ट्रक्चर के केस में अगर हम कहानी की तरह अगर समझें, तो एक ऐसा मेमोरी एलोकेशन है, कहानी की तरह अगर रिलेट करें तो एक फैमिली जहां पे आके रहना चाहती है, एक फ्लैट खरीदा, तो फ्लैट में इतनी जगह होनी चाहिए कि फैमिली का हर एक मेंबर आके रह सके। वो है एक स्ट्रक्चर जहां पे सारे मेंबर्स को एट ए टाइम रखा जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। सबके लिए मेमोरी मिली है, एक्स के लिए भी, वाई के लिए भी, जेड के लिए भी, ए1 में भी, ए2 में भी। ऑब्जेक्ट की हेल्प से मेंबर काम में लेना आप जानते हैं, बट काम में ले सकते हैं आप तीनों ही मेंबर्स काम में ले सकते हैं, एक्स को भी, वाई को भी, जेड को भी, तीनों ही मेंबर को काम में ले सकते हैं। बट अब जो हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर के केस में, ये 28 बाइट्स मिले थे, हम यहीं पे सेम डेफिनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, बस कीवर्ड चेंज किया। स्ट्रक्ट की जगह कीवर्ड है यूनियन। यूनियन का कॉन्सेप्ट क्या है? तो जो स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है वही यूनियन का भी है। एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप प्रोवाइड करता है जिसमें हेट्रोजीनियस मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन यूनियन के एक ऑब्जेक्ट में एट ए टाइम आप एक ही मेंबर को काम में लेना चाह रहे होगे। कहानी की तरह अगर समझे तो एक फैमिली फ्लैट खरीदना चाहती है, लेकिन ऐसा जहां पे उस फैमिली का एट अ टाइम कोई एक पर्सन ही आके रहना चाहता है, सारे पर्सन नहीं, बट कोई सा भी एक पर्सन आए वो आराम से रह सके। तो जो सबसे बड़ा मेंबर होगा उसे जितनी मेमोरी चाहिए उतना साइज होना चाहिए वहां यूनियन के पास। यहाँ मेंबर कौन से हैं? तो मेंबर इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट नहीं है, मेंबर का नाम है एक्स, वाई एंड जेड। मेंबर का नाम क्या है? एक्स, वाई, जेड। इनमें सबसे ज्यादा मेमोरी किसको मिल रही है? एक्स को 4 बाइट्स, वाई को 20 बाइट्स, जेड को 4 बाइट्स। सबसे ज्यादा वाई को 20 बाइट्स की जरूरत है। तो इस टाइप का जो ऑब्जेक्ट होगा, जैसे यूनियन ए एक नया डेटा टाइप बना, इस टाइप का जो ऑब्जेक्ट है ए1, ए1 के अंदर जो मेमोरी मिली है वो मिली है 20 बाइट्स की मेमोरी। और इस ए1 के किसी एक मेंबर को ही आप काम में लेना चाहते हैं। कंपाइल किया हमने इसे, फिट किया, तो ये 20 बाइट्स की मेमोरी मिल रही है। तो यूनियन के केस में सबके लिए मेमोरी नहीं मिल रही, बट फिर भी सबके लिए मेमोरी मिल रही है। अब इस चीज को जो अभी अभी कहा कि सबके लिए मेमोरी नहीं लेकिन फिर भी सबके लिए मेमोरी है, उसे एक बार समझते हैं। जैसे कई बार होपफुली आपको वो चीज तो ध्यान होगी, जब रिजल्ट आता है किसी एग्जाम का, तो कई बार ऐसा होता है कि रिजल्ट देखने के दो तरीके दे देते हैं, कि या तो रोल नंबर दो या नेम दो। कोई सी एक चीज दो, दोनों चीज मत दो। कोई सी एक डेटा की रिक्वायरमेंट है उस ऑब्जेक्ट के लिए, और उससे फिर पूरा रिजल्ट लेके आना चाहते हैं। तो वो जो एक ऑब्जेक्ट है जिसमें यूजर से एक इनपुट लेना चाह रहे हैं, या तो उसके रोल नंबर का या उसके नेम का,
उस कॉन्सेप्ट को आप कहानी की तरह समझ सकते हैं यहाँ पे, कि वो जो कॉन्सेप्ट है जहां या तो रोल नंबर या उसका नेम, दोनों में से कोई सा एक डेटा रिक्वायर्ड है, दोनों नहीं, और फिर फाइनली वो रिजल्ट आके दे देगा। तो उस केस में वैसा जो आपको सिमिलर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वहां पे आप यूनियन काम में ले सकते हैं। और इस चीज को एक बार डायग्राम फॉर्मेट से समझते हैं पहले, फिर आगे और डिस्कस करते हैं थोड़ा, कि स्ट्रक्चर के केस में अगर आप मेंबर्स प्रोवाइड करना चाहते हैं तो मेंबर्स कैसे होते हैं उसे समझें। कि अगर स्ट्रक्चर के अंदर मल्टीपल मेंबर्स अवेलेबल हैं, से अलग अलग कलर के, से एक मेंबर अवेलेबल है रेड कलर का, तो इनिशियली वो रेड कलर का मेंबर आ गया। जैसे यहाँ एक मेंबर अवेलेबल है सपोज से ग्रीन कलर का, तो फिर वो ग्रीन कलर का भी मेंबर आ गया। इसके जस्ट बाद में ही, इसके खत्म होते ही वो ग्रीन कलर का मेंबर भी आ गया। एंड जैसे ही ये ग्रीन कलर का भी खत्म हो गया, उसके बाद एक और मेंबर अवेलेबल है सपोज, ऐसे ही हम कंसीडर कर रहे हैं ये ऑरेंज सा कलर, एंड यहाँ पे वो तीसरा मेंबर भी आ गया। और तीन ही नहीं, जितने भी मेंबर हैं सबके लिए जगह अवेलेबल है स्ट्रक्चर में। होपफुली आपको आइडिया लग रहा होगा, कलर विजिबल होंगे होपफुली। तो ये तीनों के लिए जगह रख रहा है, जितने भी मेंबर हैं सबके लिए जगह रख रहा है। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर के, ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अच्छा ये कीवर्ड नहीं लिखा है हमने, ये कॉन्सेप्ट लिखा है, स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट है ना। तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए मेंबर जो हैं वो अलग अलग जगह से इनिशिएट हो रहे हैं। ये केवल समझने के लिए ऐसे कुछ और हमने कर दिया ना, कि यहाँ पे पहले मेंबर वन स्टार्ट होता है, मतलब मेंबर वन का एड्रेस अलग है, फिर उसके बाद कहीं मेंबर टू स्टार्ट होता है, और उसके बाद कहीं पे जाके वो मेंबर थ्री स्टार्ट होता है। तो तीनों मेंबर्स के एड्रेस अलग अलग कंसीडर हो रहे हैं। अगर वो स्ट्रक्चर अवेलेबल है तो तीनों मेंबर्स के जो स्टार्टिंग एड्रेस जो कंसीडर हो रहे हैं वो अलग अलग हैं। बट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं यूनियन के ऑब्जेक्ट की, तो यूनियन का कॉन्सेप्ट वैसे बहुत कम काम में लिया जाता है, बट फिर भी आइडिया रहे, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो पता होना चाहिए। यूनियन का ऑब्जेक्ट अगर इस तरीके का अवेलेबल है, तो ये कॉन्सेप्ट कैसा है, जहां पे इस पर्टिकुलर यूनियन के लिए जितने भी मेंबर हैं वो सब कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, वो सब स्टार्ट हो रहे हैं इसकी इनिशियल पोजीशन से। जैसे इसका फर्स्ट मेंबर सपोज इतना बड़ा आ गया, या फर्स्ट मेंबर आया इतना सपोज, सेकंड मेंबर जो आया वो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं एक बार से, ग्रीन कलर का आया। वो समझने के लिए हम हल्का सा चेंज करते हुए, विजिबल कराने के लिए माइनर सा चेंज करते हुए दे रहे हैं, बट ये सेम लोकेशन से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे वो सेकंड मेंबर भी आ गया, और यहाँ थर्ड मेंबर अगर छोटा सा कोई मेंबर है तो वो भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है। मेंबर वन भी, मेंबर टू भी, मेंबर थ्री भी, भले किसी भी साइज का मेंबर है, उसकी स्टार्टिंग लोकेशन सेम है, एक दूसरे के ऊपर ही, मतलब एक तरीके से एक दूसरे के ऊपर, तो हमने समझने के लिए बोला। बट अगर कहें तीनों अपनी मेमोरी किसे मान रहे हैं, सेम एड्रेस को तीनों मेंबर्स, अगर तीन है या 15 मेंबर्स भी हैं यूनियन के अंदर, तो वो सभी स्टार्टिंग से ही अपनी मेमोरी कंसिडर कर रहे हैं। और इस केस में अगर कोई अपना डेटा रखेगा और दूसरे मेंबर का भी डेटा रखा जाएगा, तो पुराना डेटा ओवरराइट हो जाएगा। तो एट ए टाइम यूनियन के किसी एक ऑब्जेक्ट का कोई एक मेंबर ही काम में लेना चाहिए। मल्टीपल मेंबर्स अगर काम में लेंगे तो आप अपने ही डेटा को ओवरराइट करवाते हुए चलेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ यूनियन की हम यहाँ पे बात कर रहे थे। यूनियन के ऑब्जेक्ट के लिए जो मेंबर की स्टार्टिंग है, वो स्टार्टिंग सेम लोकेशन से ही मल्टीपल मेंबर्स स्टार्ट हो रहे हैं। यहीं से मेंबर वन भी है, यहीं से मेंबर टू भी है, यहीं से ही मेंबर थ्री भी स्टार्ट हो रहा है। जितने भी मेंबर हैं सभी सेम लोकेशन से स्टार्ट हो रहे हैं। होपफुली इस बात का आप सभी को कुछ आइडिया लगा होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। हम यहाँ पे एक बार वापस प्रोग्राम में आके इसे आगे डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो अभी हम प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहे थे,
इसी प्रोग्राम की एक कॉपी हमने यहाँ पे क्रिएट की। जैसे यहाँ पे हमने प्रोवाइड कर दिया सपोज इस बार A1 के, या हम यहाँ मेंबर्स चेंज कर रहे हैं ना, x भी प्रोवाइड किया हमने एंड से y प्रोवाइड किया एंड z प्रोवाइड किया, तीनों इंटीजर टाइप के लिए ले लिए एक बार। और A1 के x में हमने 10 दिया और A1 के ही z में हमने प्रोवाइड कर दिया सपोज ये 20। हम A2 की भी बात कर लें। A2 ऑब्जेक्ट लिया, A2 के हमने सपोज y में प्रोवाइड किया 17 एंड A2 के x में प्रोवाइड कर दिया हमने सपोज 50। तो अब देखना A1 और A2 दोनों के XYZ जब हम प्रिंट करवा रहे हैं तो क्या डेटा आता है, %d टैब, %d टैब एंड %d। ऐसा हम अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तीनों वैल्यूज प्रिंट करने के लिए, A1 के x, A1 का ही y एंड A1 का ही z वाला डेटा प्रिंट कर रहे हैं। एंड साथ के साथ यही सेम लाइन कॉपी पेस्ट कर लेता है, स्लैश n के साथ दे दिया। एंड A2 का भी हम डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, A2 का x, A2 का y एंड A2 का z। समझना यहाँ पे क्या हो रहा है, A1 के जो मेमोरी मिली x y z तीनों इंटीजर टाइप के हैं, 4 बाइट्स चाहिए थे जैसे यहाँ DFC पे, तो तीनों को 4 बाइट्स चाहिए थे। स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट में टोटल 12 बाइट्स की रिक्वायरमेंट है कि 12 बाइट्स वाला वो साइज चाहिए जहां x y z तीनों के लिए डेटा रखा जा सके। बट यूनियन के केस में तीनों के लिए रखना ही नहीं है, एट अ टाइम किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए अगर डेटा रखना है तो उसके किसी एक मेंबर का ही डेटा रखेंगे। दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए हो सकता है किसी और दूसरे मेंबर का डेटा रख रहे हैं, बट एट अ टाइम किसी एक मेंबर को ही हम काम में लेना चाहेंगे, एक ऑब्जेक्ट के, दूसरे ऑब्जेक्ट के भी किसी एक मेंबर को ही, क्योंकि वो ओवरराइड वाले मैनर में अवेलेबल है। यहाँ पे क्या होगा, A1 जो ऑब्जेक्ट अवेलेबल है उसके XYZ तीनों की स्टार्टिंग सेम मेमोरी पे है। वहां अगर 10 रखते हैं तो 10 पहुंच गया, 20 रखा तो 20 पहुंच गया, 10 गायब हो गया। A2 के Y में जैसे 17 रखा तो A2 के XYZ तीनों सेम मेमोरी पे स्टार्ट हो रहे हैं, 17 रखा तो 17 पहुंच गया, 50 रखा तो 17 गायब हो गया। A1 के XYZ क्या आ रहे हैं हमारे पास, 20 20 20। A2 के XYZ आ रहे हैं 50 50 एंड 50। कंपाइल किया जैसे हमने इसे, एग्जीक्यूट किया। इस केस में होपफुली आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा, A1 के तीनों मेंबर्स सेम, A2 के तीनों मेंबर्स सेम। और यहीं पे अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं A1 के सपोज केवल x को काम में ले रहे हैं और A2 के सपोज केवल y को काम में ले रहे हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। A1 का x 10 आएगा, A2 का y 17 आएगा। बट हाँ, तीनों मेंबर्स की वैल्यू यहाँ ओवरराइट वाले में। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं, अभी तो हमने एग्जांपल जानबूझ के सेम टाइप की वैल्यूज ली थी। अगर हम यहाँ पे अलग अलग टाइप की वैल्यूज होती है, x अलग है, y अलग टाइप का है, z अलग टाइप का है, इस केस में तो हमारा ये डेटा जैसे x और y ही अवेलेबल है। इस पर्टिकुलर केस में A1 के x में अगर हमने 10 दिया और A1 के y में हमने प्रोवाइड कर दिया सपोज 25.2, ऐसी फ्लोट वैल्यू प्रोवाइड कर दी। इस केस में A1 के जब हम x और y प्रिंट करवा रहे हैं, A1 के जब x और y प्रिंट करवा रहे हैं तो डेटा क्या आता है वो एक बार पहले देखते हैं, फिर A2 भी काम लेंगे। तो अभी समझें, A1 के x में 10 पहुंचा था और सेम मेमोरी पे फ्लोटिंग रिप्रेजेंटेशन पहुंच गया 25.2 का। जिसे इंटीजर की तरह देखेंगे तो सही रिजल्ट आएगा ही नहीं, इंटीजर और फ्लोट दो अलग अलग टाइप की वैल्यू सेम लोकेशन पे, तो इस केस में एक डेटा गार्बेज डेटा की तरह अवेलेबल हो रहा होगा। एंड होपफुली यहाँ तक की बात का आप सभी को कुछ आइडिया लग रहा होगा कि फ्लोटिंग वैल्यू तो सही आ रही है, ये वाली वैल्यू सही नहीं आ रही है। और फ्लोटिंग वैल्यू में अगर आपको ये 1 देख के कुछ अजीब लग रहा हो तो ये तो इस कारण क्योंकि बहुत से फ्लोट नंबर्स बाइनरी कोड में एग्जैक्ट रिप्रेजेंट हो ही नहीं पाते हैं, तो उस केस में तो ऐसे ही रहता है नॉर्मल वेरिएबल में भी। बट बाकी इंटीजर वैल्यू ओवरराइट हो गई और एक गार्बेज डेटा हमें विजिबल हो रहा है। तो यूनियन का कॉन्सेप्ट ऐसा
जहां एक ऑब्जेक्ट का एट अ टाइम केवल एक ही मेंबर काम में लेना है। और a1.x और a2.y अगर हम काम में ले रहे हैं तो रिजल्ट सही आ रहा होता। कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया तो रिजल्ट एकदम सही आ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट है यूनियन का, जहां पे जितने भी मेंबर्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा